अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट टाइम जो है ना वो हमने फिजिक्स का जो है वो 2011 का जो पेपर है वो स्टडी किया था। और उसके अबाउट जो है ना हमने ऑलमोस्ट एमसीक्यू स्टडी कर लिए थे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो देख लिया होगा। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा और जिन तक नहीं पहुंचा, प्राय मेहरबानी वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग वीडियो टाइम पर हासिल कर सकें और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। ठीक है, तो आज हम जो है वो 2020 का पेपर स्टडी करने जा रहे हैं। अब 2020 में जो पेपर हुआ था, एक्चुअल में वो लीक हो गया था। लीक होने की वजह से वो रिवाइज हुआ था, लेकिन पेपर तो पीपीएससी ने डिजाइन किया था ना। लेकिन इस पेपर को डिस्कस करने की एक वजह ये भी है कि इस पेपर के अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं और बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे कि पेपर के अंदर जो न्यूमेरिकल आते हैं उनको सॉल्व करने के शॉर्ट ट्रिक्स हैं। तो इस पेपर को स्टडी करने का जो बेसिक हमारा मकसद है ना, वो शॉर्ट ट्रिक्स हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के। तो इसके अलावा ये पेपर जो है ये ऑलमोस्ट सारा ही पेपर जो है ना, ये सारा एफएससी में से लिया गया है। मतलब कि एग्जामिनर का माइंड कुछ भी हो सकता है कि वो कहीं से ज़्यादा जो है ना वो पूरे एफएससी भी उठा सकता है, 50% भी, 40% भी। अब लास्ट टाइम जो मैंने फर्स्ट आपके साथ वीडियो स्टडी की डिस्कस की थी, उसमें ये था कि हमने 40% के हिसाब से तैयारी करनी, लेकिन जो हम दूसरा पेपर स्टडी करने जा रहे हैं इसमें भी जो है ना वो बेस एफएससी है। तो इसी हिसाब से आप लोगों ने तैयारी करनी है। इसी वजह से मैं एफएससी के ऊपर एक एक दिन लगवा रही हूँ। अगर बीएससी और एमएससी तो आप लोगों की बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम जो है ना वो इसका स्टार्ट लेते हैं 2020 के पेपर का। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखें, विच पार्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर इज डॉप्ड द हैवीएस्ट टू सप्लाई चार्ज कैरियर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो क्वेश्चन मैं लेक्चर में बताती हूँ कि ये पेपर में आना है, अब सेकंड पेपर हम स्टडी करने जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया होगा जो मैंने आप लोगों को ना बताया हो। तो इसलिए लेक्चर्स को देखना भी बहुत जरूरी है इन पेपर्स के साथ साथ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसे मैंने पढ़ा, विच पार्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर इज डॉप्ड हैवीएस्ट टू सप्लाई इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास जो है ना वो जितने भी ये तीनों है ना, तो इन तीनों की एक प्रॉपर्टी है। बेस जो है वो सबसे थिन होती है, एमीटर हैवीली डॉप होता है और कलेक्टर का जो है ना वो साइज सबसे ज्यादा होता है। एमीटर के अंदर इम्प्योरिटी आइटम ज्यादा होते हैं, बेस का साइज बहुत छोटा होता है। और जो हमारे पास कलेक्टर होता है ना, इसको हमारा साइज इसका बड़ा होता है लेकिन इसमें इतने इम्प्योरिटी आइटम नहीं होते। तो इन तीनों की प्रॉपर्टीज जो है ना वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर जो है ना वो फर्स्ट है एमीटर। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, इन एन एसी सर्किट पावर इज, वैसे तो पावर आप लोगों को पता है कि या आई स्क्र आर होती है या वी ओवर आई होती है। तो लेकिन यहाँ पर जो एसी सर्किट्स होते हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 16 के अंदर हमने एसी सर्किट्स पढ़े थे, तो उसके अंदर हमने पावर फैक्टर भी निकाला था और हमने कहा था कि cos थीटा इज द पावर फैक्टर एंड वी आई cos थीटा इज द पावर इन दी एसी सर्किट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में इस तरह से, अब कुछ पेपर्स के अंदर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि वी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इफ यू आर टू मेक ए वेरी सेंसिटिव ग्लास थर्मोमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड वुड यू चूज। तो जब भी हम इसको स्टार्ट लेते हैं ना थर्मोमीटर को बनाने के लिए, तो हम जो मटीरियल उसको चूज करते हैं, जो उसके अंदर हमने लिक्विड डालना होता है या जो उसके अंदर फ्लूइड डालना होता है, तो उसकी ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। उन प्रॉपर्टीज को फॉलो करना बहुत जरूरी है, इस वजह से कि अगर हम उनको फॉलो करते हैं तभी जो है ना हम एक सेंसिटिव गल्वानोमीटर बना सकते हैं। अब कुछ एरियाज इस तरह के होते हैं जहां पर जो है ना बहुत जल्दी फ्रीजिंग पॉइंट जो उनका नॉर्मल होता है, तो हम जो लिक्विड यूज़ करते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि उसको जो है ना उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम से कम होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसे इलाके जहाँ पे जैसे जल्दी फ्रीज हो जाता है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो वहाँ पर तो अगर हम नॉर्मल थर्मोमीटर यूज़ करें तो वो तो मरकरी थर्मोमीटर, तो ये तो जल्दी फ्रीज हो जाएगा। तो ऐसा थर्मोमीटर तो वर्क नहीं करता ना। तो ऐसा ऐसी जगहों पर मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जब हमें टेम्परेचर मेजर करना होता है तो हमें कौन सा यूज करते हैं, गैसोलीन थर्मोमीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड टू एफ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस एन इमेज दैट इज इन्वर्टेड एंड रियल। तो ये जो है ना इसके लिए हमने एक डायग्राम देखनी है और वो डायग्राम जो है ना वो 9th क्लास की फिजिक्स के अंदर आप लोगों को मिलेगी। तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर हम डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, मतलब एफ और टू एफ के दरमियान रखते हैं प्रिंसिपल फोकस पे, मतलब अगर उसमें जो है ना वो एकदम एफ पे ऊपर रखते हैं, टू एफ के ऊपर रखते हैं, इन्फिनिटी के ऊपर रखते हैं, तो जो रिजल्टिंग इमेज है उसकी पोजीशन क्या होगी। तो ये आप लोगों ने उधर से डायग्राम भी देख लेनी है, बाकी सारों के लिए भी आप लोगों ने याद कर लेना है कि किस पोजीशन पे कौन सा इमेज बनता है। नेक्स्ट जो है ना हमारे पास टू ऑब्जेक्ट विद मैस एम एंड स्मॉल एम, एक का कैपिटल एम है, एक का स्मॉल एम है, सच दैट कि स्मॉल एम जो है ना वो लेस देन है कैपिटल एम से, आर ऑन ए फ्रिक्शनलेस surface, a force accelerate m with an acceleration a, if the same force is applied to m then this mass will,
move with greater acceleration than m, move with the same acceleration than m, move but with a smaller acceleration than m. अब देखें f इज इक्वल टू m में हमारे पास किसके बराबर होता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक f इज इक्वल टू m a। तो हमने क्या कहा है कि फोर्स लग रही है, एक्सेलरेट विद एन एक्सेलरेशन a, तो m का जो है ना मास कम है, अगर उसके ऊपर सेम फेस फोर्स लग रही है तो वो उसको ज्यादा एक्सेलरेट करवाएगी डेफिनेटली। लेकिन जो एक्सर जो मैस है छोट बड़ा, मैस बड़ा है तो फोर्स तो सेम लग रही है ना, तो वो उसके ऊपर इतनी ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन फोर्स के जो है ना वो, ये इसको अगर हम मोर प्रिसाइज करें तो एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैस के। ठीक हो गया। और फोर्स के जो है ना वो डायरेक्ट, तो अगर मैस ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, कम होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द ऑप्टिक नर्व। तो हमारे पास जो है ना वो तीन चार दी हुई है। सबसे पहले है जो हाइपरोपिया। हाइपरोपिया कौन सी होती है कि जब हमारे पास दूर की चीजें जो है ना वो हमें नजर आती, करीब करीब जो है ना वो नजर नहीं आती, इसको फार साइटनेस भी कहते हैं। और इसकी हम जो करेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस। एक होती है माइओपिया। अब ये जो सी ऑप्शन दिया हुआ है, सी ऑप्शन के अंदर जो माइओपिया, ये कौन सी डिजीज होती है, इसको हम शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं। इससे हमें दूर की चीजें नहीं नजर आती, लेकिन हम इसकी करेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, कनकेव लेंस यूज करते हैं। और जो हमारे पास परसोबिया, प्रेस्बियोपिया है, प्रेस्बियोपिया है जो, ये जो है ना ये एज के साथ, मतलब जैसे जैसे लोगों की एज ज्यादा होती है ना तो उनको दिखाई देना कम हो जाता है, तो ये वाली जो है ये एज के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन जो ग्लैकोमा है ये हमारे पास जो है ये ऑप्टिक नर्व की बीमारी है, जिसकी वजह से आंखों के जो है ना वो पानी आंखों में से ज्यादा बहना शुरू हो जाता है। मतलब आंखों में जो, जिसको हम एलर्जी भी कहते हैं, तो आंखों में से, तो ये किसकी वजह से होती है, ये ऑप्टिक नर्व की वजह से होती है। दिस इज द टाइप ऑफ जनरल नॉलेज क्वेश्चन, तो इसको भी आप लोगों ने एज इट इज याद करना है। बर्नौलीज इक्वेशन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। और जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है वो कंजर्वेशन ऑफ मास को लीड करती है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट तो सिंपल है, हम क्या करते हैं, आई को आई के साथ, जे कंपोनेंट को जे के साथ और के को के के साथ। तो जब हम 5 को आई इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5, क्योंकि आई डॉट आई किसके बराबर होता है 1 के, और -4, तो और के डॉट के, अब के यहाँ पर क्या है प्लस, इसके आगे मैं एक्सटेंड करती हूँ 0 के, तो 0 जब के 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आएगा, +0। ठीक हो गया। तो 5 - 4 1, तो इसका आंसर क्या है हमारे पास 1। ठीक हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेस्ट ऑफ द कैपेसिटर, तो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। हमारे पास रिलेशन क्या है, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। तो दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, जब मैंने ये लेक्चर में बताया था आप लोगों को कि ये दोनों आपस में डायरेक्ट रिलेशन के साथ इंक्रीज करते हैं। तो इस सिर्फ कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज करती है, बाकी सारी चीजें जो है ना वो क्या करती हैं, डिक्रीज करती हैं बाय इंक्रीजिंग द, बाय प्लेसिंग द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। द डैश विल कास्ट द लीस्ट डैमेज पर पर्सन एक्सपोज टू रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिव की जो है ना वो प्रॉपर्टी है कि ये जो है ना ये मोस्ट पेनेट्रेटिंग और मोस्ट जो है ना वो आयोनाइजिंग जो है ना रेज होती हैं। तो जो बीट अल्फा रेज जो है, सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं कि जो अल्फा रेज होती है ना, इन इसका जो ये एक्चुअल में हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। अब जो हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं उनके ऊपर जो है ना वो +2 चार्ज होता है और इनकी आयोनाइजिंग एबिलिटी ज्यादा होती है। इसी तरह से बीटा के ऊपर -1 चार्ज होता है और इसकी आयोनाइजिंग एबिलिटी भी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं गैमा रेज की, तो गैमा रेज हाई एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी जो है ना वो गैमा रेज की होती है। अब तीनों जो हैं डिफरेंट तरीके से जो है ना वो नुकसान पहुंचाती हैं, तो हम क्या कहते हैं कि कोई भी लीस्ट डैमेज नहीं है, ऑल आर डैमेजिंग। एन आइडियल गैस ऑक्युपाइज ए वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड ए प्रेशर ऑफ 100 पास्कल, डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल ऑफ ए गैस इन द कंटेनर। तो हम यहाँ पर आइडियल गैस लॉ यूज करेंगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। हमारे पास आर की वैल्यू क्या है, 8.31। इसकी हाँ जी, आर की वैल्यू होती है 8.314, ठीक है।
अब हमने जब ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमने पहले कुछ क्वेश्चन की सिचुएशन देखनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन की सिचुएशन किस तरह से है? सबसे पहले तो हमें प्रेशर वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, 10 पावर 100 और सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब को जब हम खत्म करते हैं तो माइनस 10 की पावर में क्या आएगा, वैसे तो -2 होता है, और 3 पावर -6, इसको एज इट इज एक दफा लिखते हैं। ठीक है, पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, जरब 100। ठीक है, ये 100 है, यहाँ पर इस तरह से 100 करने इसको। ठीक है, और एन हमने क्या करना है, फाइंड करना है। और आर, आर की वैल्यू हमारे पास होती है 8.314। हम क्या करते हैं, हम इशारिये वाली रकम को नहीं लेते, हम सिर्फ जो है ना होल नंबर ले लेते हैं। अब ये 8.5 से छोटा है ना, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 8 और मल्टीप्लाई बाय ये टी है टेम्परेचर, और टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री, और 20 डिग्री डिग्री सेल्सियस है, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। तो केल्विन 2273 को हम जब ऐड करते हैं इसके अंदर तो हमारे पास क्या आंसर आता है। तो ये ऑलमोस्ट जो है ना हमने सपोजिशन निकालनी है। एक्चुअल में हम फिलहाल सपोज करेंगे कि यहाँ पर जो है ना ये 300 राउंड ऑफ होल नंबर हमने लिख लेना है, हमने जो है ना इजीली हमारे पास सॉल्व हो सके। ठीक है, अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है ना हम इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से कि हमारे पास पहले पावर सॉल्व हो जाए। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पावर निकालेंगे, बाद में हमने आंसर को देखना है। जो वैल्यू है ना हमने सिर्फ इस पावर तक लेके जाना है कि हमारी जो है ना ये पावर सॉल्व होके 10 की पावर कितनी बनती है। अब ये 10 पावर -6 है, और यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 8 3 24, 2400 बन गया। जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 2.4 ज़रब 10 की ताकत 4, 1 2 24 और 1 4। ठीक है, अब ये 4 को जब हम इधर लेके आएंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, 100। ये 100 ऐसे ही लिख लेते हैं हम, 100 ज़रब 10 की ताकत -6। ठीक है, और जब ये इधर आएगी वैल्यू तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, नीचे इसको कर देंगे, नीचे करके जब हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अच्छा, ये मैंने सॉरी प्रेशर तो यहाँ पे लिखा ही नहीं। अच्छा, ये 2 ज़ीरो इसके 2 ज़ीरो इसके, तो यहाँ पे -6 किया ये, और -6 ऊपर आ गया -4 आ गया ये, और इधर n मल्टीप्लाई बाय 2.4 रह गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास 6 7 में से 6 गए, 7 और 6 11, और 11 और ये दो दो 100 इसके 4, 11 में से गए 6, तो हमारे पास आंसर किस में आएगा, 10 पावर -6 में। क्या एक से ज़्यादा 10 पावर -6 है, नहीं है, एक ही है, तो हम बाकी को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं तक इसको जो है ना वो ख़त्म कर देंगे। पहले हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, पावर को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो है ना हम आंसर को सिंप्लीफाई करके यहाँ तक ले लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है 4.11। अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2.4 बचा था, और बराबर है यहाँ पर क्या बचा था, 1। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ऑलमोस्ट इतना ही 10 पावर 4 आंसर ही आता है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द स्कैटर्ड फोटोन इन कॉम्पटन इफेक्ट हैज़। तो कॉम्पटन इफेक्ट की सिंपल सी स्टेटमेंट उठाई गई है कि कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर जब हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट होता है तो इंसिडेंट फोटोन है वो आफ्टर स्कैटरिंग उसकी जो है ना वो वेवलेंथ कम हो जाती है। वेवलेंथ कम हो जाती है, वेवलेंथ सॉरी ज़्यादा हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है कि वो अपनी एनर्जी जो है वो कुछ इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। वेवलेंथ ज़्यादा हो जाती है तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो इसका जो है ना ये सेकंड ऑप्शन है। ये मैंने आप लोगों को जब बताया था कि इसकी 2 तरह की स्टेटमेंट बन सकती है। कॉम्पटन इफेक्ट इज़ डिफाइंड, कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, व्हेन ए फोटोन strikes with an electron, it's scattered in such a way that its wavelength is less than the incident फोटोन। ठीक है, तो इसकी वेवलेंथ ग्रेटर देन इंसिडेंट फोटोन, और फ्रीक्वेंसी जो है वो स्मॉलर देन इंसिडेंट फोटोन। जब फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हमारे पास क्या होता है, ई इज इक्वल टू एच एफ। तो इसका क्या मतलब है कि फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, लेकिन हमारे केस में फ्रीक्वेंसी कम है तो डेफिनेटली एनर्जी भी कम होगी और फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। नेक्स्ट हमारे पास है, विच इज नॉट द यूनिट ऑफ मैस। तो मैस का जो यूनिट है एल बी, ये पाउंड जो है ये भी मैस का यूनिट है, पाउंड के लिए ये एल बी लिखा जाता है, किलोग्राम एसआई यूनिट है, और यू एएमयू मैस एटॉमिक मैस यूनिट है। तो तीनों जो है ना वो मैस के यूनिट है। डाइन जो है ना ये मैस का यूनिट नहीं है, बल्कि ये किसका यूनिट है, फोर्स का। तो द डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है,
एफ, ये हम न्यूटन सेकंड लॉ से निकालेंगे, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो बराबर ये देखें कि मास की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल एम, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस टू। तो हमारे पास इसके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनता है, सी। ठीक हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर जो है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करने के लिए हमारे पास मटीरियल शेप ऑफ अर्थ भी क्योंकि शेप ऑफ अर्थ हम आर भी तो यूज करते हैं ना, तो रेडियस जो है वो डेफिनेटली अगर स्फेरिकल शेप है तभी हम कंसीडर करते हैं, तभी रेडियस लेते हैं। डेंसिटी, तो डेंसिटी का भी जो है ना इसके अंदर अमल दखल है, एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो तीनों चीजें जो है ना ये काउंट होती हैं, तो दैट्स व्हाई द ऑप्शन डी इज करेक्ट दैट कैरी ऑल दीज ऑप्शन। ठीक है। तो पीवी ऑफ एन आइडियल गैस इज गिवन बाय, अभी हम पीछे यूज करके आए हैं, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर हमारे पास न्यूमेरिकल बेस आ गया है, इसको भी हमने अप्रोक्सीमेशंस लगाकर जो है ना वो सॉल्व करना है। अब ये इसको किस तरह से करेंगे, हम इसको स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, द पेंडुलम हैज अ टाइम पीरियड ऑफ 3 सेकंड इन एन इनर्शियल फ्रेम, व्हाट इज द टाइम पीरियड व्हेन मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर मूविंग विद द स्पीड ऑफ 0.95 विद रिस्पेक्ट टू ए पेंडुलम। अब हमारे पास यहाँ पे रिलेटिविस्टिक जो है ना वो फिनोमेना आ गया है, तो हम इसका टाइम निकालना चाह रहे हैं, टाइम चेंज हो रहा है, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू टी नॉट ओवर 1 - v² ओवर c², और साथ में इसका स्क्वायर रूट। अब हमारे पास टी नॉट है, टी नॉट हमारे पास गिवन है 3 सेकेंड, और 3 सेकेंड को हमने डिवाइड किससे करना है, 1 - v² किसके बराबर है, v, हमारे पास 0.95 का स्क्वायर बराबर है, और ऊपर वाला सी स्क्वायर नीचे वाले सी स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, 0.95 का स्क्वायर सी, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ कैंसिल। तो अब देखें कि 0.95 है, ये ऑलमोस्ट 1 के बराबर है लेकिन 1 नहीं है, तो जब हम इसका वो लेते हैं स्क्वायर रूट, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट किसके बराबर होगा, 1, ये 1 माइनस ये जो इसका है हमारे पास 0.1 से छोटा होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 के बराबर होता है, लेकिन अब 1 से छोटा होगा तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये 0.9 के बराबर है। जब 1 में से 0.9 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, तो मैं इसको इधर लेके आ रही हूँ, 0.1 माइनस करें तो हमारे पास बचता है 3/0.1 अंडर रूट। अब हम इसका इशारिया खत्म करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे, 3/0.1 के ऊपर ऊपर ले जाएंगे 1 और 0, और अंडर रूट को हम क्या कर लेंगे, ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। अब 10 का अंडर रूट हमने इससे देखना है कि इससे छोटा कौन सा नंबर है जिसका अंडर रूट मौजूद होता है, हमारे पास स्क्वायर रूट मौजूद होता है, तो इससे छोटा जो है जिसका परफेक्ट स्क्वायर मौजूद है वो 9 है, और 9 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, 3 के। तो बाहर 3 है, 3 3 9, तो हमारे पास आंसर किसके करीब 3 होगा, 9 के करीब 3 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, देखिए हमने इसमें 9, 2 भी बहुत छोटा है, 3 भी बहुत छोटा है, 6 भी बहुत, तो आंसर 9.60, तो हमने 9 निकाला है ना, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, 9। ठीक हो गया। ये भी आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। जो क्वेश्चन आप लोगों को समझ ना आए वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। अच्छा, उसके बाद है द रिएक्टेंस ऑफ ए 52 मिली हेनरी ऑफ The reactance of a 52 millihenry inductor and a capacitor are equal at frequency। ठीक है, अब हमने इसको भी फ्रीक्वेंसी इसकी कैलकुलेट करनी है, और यहाँ पर भी जो है ना हमने अप्रोक्सीमेशन लगानी है। अब ये अप्रोक्सीमेशन हम किस तरह से लगाएंगे, सबसे पहले तो एट डैश फ्रीक्वेंसी, तो जब इन दोनों की रिएक्टेंस इक्वल होती है, किस पे इक्वल होती है, वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे इक्वल होती है, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई 1/L C अंडर रूट। अब मैं इसके अंदर हमारे पास L भी गिवन है और C भी गिवन है, अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, एफ 1/2 पाई की वैल्यू 3.14 होती है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 3 लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 1/L की वैल्यू क्या है, 52 मल्टीप्लाई 10⁻³ और मल्टीप्लाई बाय 76 माइक्रो है, तो 10⁻⁻, इसका आगे आ जाएगा अंडर रूट।
अब हम लगाएंगे इसके ऊपर अप्रोक्सीमेशन, शॉर्ट ट्रिक्स हमने यूज करने हैं यहाँ पर। अब ये 1/6 आ गया यहाँ पर, और ये जो है ना इसके अंदर, अब हमने 52 को कर लेना है 50, और इसको रख लेना है 76 को रख लेना है 80, करीब लेके जा रहे हैं ना उसके 80, और 10⁻³ तो ये दोनों कितने बचे, 10⁻⁹ ठीक हो गया। अब मैं इसको इधर लाके जाके सॉल्व कर रही हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, 1/6 बाहर था, और 1 ओवर क्या आ गया, 5, 8, 5, 40, तो ये हमारे पास 4, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, ज़रब 10 की ताकत -9 और अंडर रूट, ठीक है। 1/6 हमारे पास अगेन वैसे ही आ जाएगा, और इसका अंडर रूट हमने अब लेना है, किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे इसको। ये 4 0 हैं, 4 0 9 में से माइनस होंगे तो क्या बचेगा, 4 ज़रब 10 की ताकत -5, सॉरी ये 1 0 नहीं आएगा बल्कि 3 0 आएंगे, तो यहाँ पर 10⁻⁻6 बचेगा, ठीक है। और 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2, 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसको मैं अभी रेज कर रही हूँ, मैं दोबारा इसको रीराइट करती हूँ, 1/2, और 10⁻⁻6 का क्या आ जाएगा, 10⁻⁻6 को हम किस तरह से लिखेंगे, इसको भी हम रीराइट कर देंगे। 10⁻⁻6 को लिखते हैं, एक सेकेंड, ये इस तरह से 10⁻⁻3 का स्क्वायर, स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, तो मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 1/6 तो ऑलरेडी मौजूद था, तो 1/6 12 ज़रब 10 की ताकत -3, तो बराबर ये 10 की ताकत 3 ऊपर जाएगा तो ये 1000 आ जाएगा, और 12, तो 12 तकरीबन जो ये आ जाता है 12 8 96, और जो जितना बचता है तो हमारा ऑलमोस्ट 8 वाली लाइन में आंसर आएगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर 8 वाली लाइन में, फर्स्ट डिजिट 8 आ गया, तो हमारे पास जो है ना बी ऑप्शन जो है ना यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। मुझे लिखने में ज़्यादा ये टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग इसको ईजिली जल्दी से कर लेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारे पास न्यूमेरिकल बेस्ड है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को फिर हम आगे किस तरह से सॉल्व करेंगे। हाँ जी, यहाँ पर है एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 दैट ऑन द अर्थ, द वेट ऑफ ए 70 kg मैन ऑन द मून। तो हमारे पास W इज इक्वल टू होता है mg, तो ये फॉर्मूला जनरल है, तो हमने यहाँ पर जी मून का यूज करना है, ठीक है। तो जी मून का अर्थ की ग्रेविटेशन के साथ किस तरह से रिलेट है, 1/6 जी, तो जी की वैल्यू यहाँ पर हम 10 ही यूज करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करती हूँ मैं, W इज इक्वल टू m किसके बराबर है, 70 मल्टीप्लाइड बाय 10/6, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इसको 700 ही लिख लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं 700, ठीक है। नीचे 6, तो 6 1 6, यहाँ पर 1 बचा, फिर 6 1 जा 6, और आगे ये देखिए 1 1, ये हमारा पहले ही हमें पता चल गया, हमें पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पेश आती, हमें पता चल गया कि इसका आंसर जो है ना ये 1, क्योंकि बाकी सारे वैल्यूज जो है ना वो डिफरेंट है। न्यूमेरिकल का पेपर में आने का एक फायदा जरूर होता है, किस तरह से कि अगर कोई पेपर के अंदर न्यूमेरिकल बेस ज्यादा पेपर आ रहा है ना, तो आप लोगों को दोनों आंसर जो दो जिस तरह से वैल्यूज जो आंसर दिए हुए हैं ना, उनकी बेस पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब इतना उनके अंदर फर्क होता है कि जो हमारा राउंड अबाउट करके आंसर आ रहा होता है ना, वो सिर्फ एक ही मौजूद होता है, उससे मिलता जुलता कोई और आंसर मौजूद नहीं होता। तो यही शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो हमने यहाँ पर यूज करने हैं, कि जब हमारे पास पावर में आंसर आ रहा हो, तो हमने उस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ पावर को सॉल्व करके देखना है कि इसके नजदीक तरीन पावर मौजूद है या नहीं है। और सेकंड तरीका क्या है कि हमारे पास हमने इशारिये वाले पॉइंट है, उसके डेसिमल को खत्म कर देना है, उसको होल नंबर में कर लेना है, और ऐसे होल नंबर्स में करना है जो कि हमारे पास इजीली हम उनको कर सकें, जिनका हमारे पास डेरिवेटिव, सॉरी, जिनका हमारे पास स्क्वायर रूट इजीली मौजूद हो, जिनका हम स्क्वायर भी इजीली निकाल सकें, तो जिनकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इजी हो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, two coils of mutual inductance of 2 Henry as a result of mutual inductance and EMF of 4 exist in the coil, it follows that in other coil। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमारे पास पता है कि हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला और ईएमएफ का फार्मूला क्या है, तो हम लिखते हैं E इज इक्वल टू एप्सिलॉन, जिसको हम भी कहते हैं, ठीक है। E इज इक्वल टू m डेल्टा I ओवर
डेल्टा टी। अब हमारे पास वैल्यू किस किस की गिवन है, हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। और एज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस, एज ए रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड ईएमएफ, तो यहाँ पर ईएमएफ कितनी इंड्यूस हो रही है 4। इट फॉलोज दैट इन अदर कॉइल, दूसरी कॉइल के अंदर क्या होगा कि हमारे पास कितना करंट फ्लो करेगा। तो सिंपली यहाँ पर 2 है, हमने डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये 2 है, 2 को हम इधर से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 कूलम पर सेकंड जो है ना वो करंट फ्लो करेगा। तो ये हम यहाँ पर जो है ये ऑप्शन बी के अंदर मौजूद है, 2 कूलम पर सेकंड। सबसे सिंपलेस्ट सा क्वेश्चन था, बस इसको आप लोगों ने देख के फौरन आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन के फॉर्मूले होने चाहिए कि कौन सा फार्मूला इसके अंदर इंप्लीमेंट होगा। हर चीज गिवन होती है, सिर्फ एक ही चीज जो है ना वो गिवन नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 को देखते हैं। द इंडक्टेंस रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्टेंस ऑफ 200 ओहम एट 20 मेगाहर्ट्ज इक्वल। क्वेश्चन को गौर से पढ़ें। द इंडक्टेंस रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्टेंस, रिएक्टेंस दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। हमारे पास इंडक्टेंस है तो इंडक्टर का फार्मूला क्या होता है, इंडक्टेंस की रिएक्टेंस का फार्मूला लिखेंगे एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। हमने एल निकालना है, एक्सएल हमारे पास गिवन है। एक्सएल कितनी है, डायरेक्ट में वैल्यू पुट करती हूँ, साथ में फार्मूले को रीअरेंज करती हूँ। 2000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 और मल्टीप्लाई बाय 20 मेगाहर्ट्ज, 20 ज़रब 10 की ताकत 6। अब ये जो 10 की ताकत 6 है ना, हम इसको एज इट इज ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे 10 पावर -6 लिख देंगे, क्योंकि हमने जो आंसर है वो किस में निकालना है, माइक्रो फैरड में निकालना है। और माइक्रो किसके बराबर होते हैं, 10 पावर -6 के। अच्छा, तो यहाँ पर जो 3.14 है, 14 को हम यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2, 1, 2, 3, ये दो दो तो चला गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है 20, तो 20, यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा 20 है, एक जीरो के साथ कट गया, 2.10, और यहाँ पर हमारे पास 50 आ गया और नीचे 3 आ गया। तो अब हम 50 को अंदर रखेंगे और 3 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। पता नहीं, ये तो इजी से क्वेश्चन है ना, 3 1 3, बाकी कितना बचा 2 और 3 6, 3 6 18। अब यहाँ पर देखें कि 16 किस में है, तो ये ऑप्शन बी जो है ना ये आप लोगों का करेक्ट है। इसका ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट है। इसको आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि कि मेरे से मैंने ए लगा दिया है, तो इसका आंसर जो करेक्ट है वो कौन सा है, बी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास कौन सा है, ये तकरीबन आप लोगों ने जब इस पेपर को सॉल्व करना है ना, तो कुछ क्वेश्चंस करने के बाद आप लोगों ने खुद से करना स्टार्ट कर देने हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि क्या हमारी जो है ना वो शॉर्ट ट्रिक्स ठीक जा रही हैं या नहीं। तो जैसे फर्स्ट 20 न्यूमेरिकल्स के मेथड देख के बाद में आप लोगों ने पहले उसको खुद सॉल्व करना है, देन जो है ना उसको चेक करना है कि हाँ जी, कि जो हमने शॉर्ट ट्रिक यूज किया है वो ठीक है या नहीं। ठीक है, उसके बाद लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हैज ए पावर ऑफ, तो ये हमारा 9th क्लास में से क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को बताया था कि पावर जो है वो किसके बराबर होती है, पावर बराबर होती है P इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो हमारे पास एक फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के बराबर होती है, और 1/20 करते हैं हम, तो ये मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2 सेंटीमीटर का, -2 ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा, और 100/20, तो ये 2 1 2 2 5 10, तो आंसर क्या आएगा 5 डायोप्टर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, और आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ बाइंडिंग ऑफ CH4। तो ये CH4 क्या है, हमारे पास मीथेन का फॉर्मूला है, और आप लोगों को पता है ये एक हाइड्रोकार्बन है और इसके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस लॉन्ग सोलिनाइड हैज 10 टन्स। तो इसको भी मैं साथ साथ लिखना शुरू कर देती हूँ, इसके आप ना इसके साथ जो रफ शीट होगी ना उसके ऊपर डाटा लिखना शुरू कर दें। N इज इक्वल टू 10 टन्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद करंट इन द सोलिनाइड इज, करंट आई इज इक्वल टू, सोलिनाइड की बात आ गई है तो डायरेक्ट फार्मूला एक ही जेन में आता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो करंट 5 है, ठीक है, तो हमने बी फाइंड करना है, तो बी किसके बराबर होगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, हमने बी फाइंड आउट करना है, और ये म्यू नॉट किसके बराबर होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ 3, राउंड ऑफ नहीं करना मैंने इसको, और साथ में 10 पावर -7,
और मल्टीप्लाई बाय 10, और उसको सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको किस तरह से करेंगे? हाँ जी, तो 10 डिवाइडेड बाय 10 पावर -2, तो -2 को जब हम करेंगे कन्वर्ट तो यहाँ पर हमारे पास 10 पावर -2, नीचे माइनस है, 10 पावर -2, तो ये -2 जब ऊपर जाएगा तो ये ज़रब 100 मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से इसलिए इसको ख़त्म कर दिया है। ठीक है, टर्न्स हो गई एंड मल्टीप्लाई बाय 5, 5 कितना है हमारे पास करंट है। अब हमने क्या करना है, होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 4 3 12, 12 5 60। यहाँ पर मैंने 60 लिख लिया। अब ये देखें कि हमारे पास 2 है 6 वाले आंसर, तो मतलब पहले 2 तो ज़ाया हो गए। अब हमने इसकी क्या देखनी है, पावर देखनी है कि कितनी आती है। ये 10 पावर -6 है, 7 है, और ये 1 0 2 0 3 0, जब 4 है, ये कितने हैं -7, -7 में से 4 निकल गए तो बचे कितने, 10 पावर -3। अच्छा 3 माइनस हुए हैं तो 4 बचता है, ठीक है। अब 4 बचे हैं तो हम क्या करेंगे कि 4 एक मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 10 के साथ, 10 पावर 10 के साथ करेंगे, तो ये 10 एक ऐड होके यहाँ पर माइनस क्या बच जाएगा 3, और ये एक 0 इसके साथ कट जाएगा, तो हमारे पास कौन सा आंसर आएगा, डी ऑप्शन। कैसे कि ये -3 और +1, तो हमारे पास आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3, तो 6 वाला आंसर कौन सा है, ये वाला। राउंड ऑफ करके हमने इसका भी आंसर जो है ना वो निकाल लिया। ठीक हो गया। हाँ जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ये थोड़ा सा लंबा सा भी क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों ने इसको जो है ना वो ट्रिक से ही सॉल्व करना है। हाँ जी, तो सबसे पहले है ये डेल्टा वाई, ये डेल्टा वाई है, ठीक है, ये ए वाई आ गया प्रिंटिंग की वजह से। 1.5 एक्सपोनेंशियल -11 डिटरमिन द मिनिमम अनसर्टेनिटी द मोमेंटम। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखना है, अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा पी डेल्टा एक्स बराबर है h/4 पाई। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमने डेल्टा पी के अंदर अनसर्टेनिटी निकालनी है, साथ साथ में h/4 पाई डेल्टा एक्स। ठीक है, अब मैं वैल्यूज पुट करती हूँ, तो डेल्टा पी किसके बराबर आएगा, एच की वैल्यू क्या होती है 6.63, मैं इसको डायरेक्ट लिख लूंगी 10 पावर माइनस, इसमें भी आप लोगों को ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, पावर आ गई है तो आप लोगों ने सिंपली पावर को सॉल्व कर लेना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 1.5। अच्छा, जब आपने ये पावर को सॉल्व करना है ना तो आपने डेसिमल सारे खत्म कर देने हैं। ज़रब 10 की ताकत -11। अब जब ये 11 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 34 में से जब 11 निकलेगा तो क्या बचेगा यहाँ पर। अच्छा, इसको एक और 10 कर देते हैं ऐड, ये इशारिया खत्म करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 10। ठीक है, तो 4 3 12, 12 5 60, तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 60। ठीक है, और 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -34, तो 34 में से जब 11 निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 प्लस 12, 12 निकलेंगे, तो 12 निकल जाएंगे तो बाकी क्या, ये 10 हमने ऐसे रखना है, तो 34 में से हमने 11 निकालने हैं पहले, क्योंकि हम अपनी पहले पावर को जो है ना वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 11 है और 34 है, तो कितने बचे बाकी हमारे पास 23। अभी भी हमारे पास एक पावर जो है ना कम है, क्योंकि हमारे सारे आंसर जो हैं वो 10 पावर -24 में है। ठीक हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हमारे पास 15 है, 15 3 45, 4 3 12, 5 नहीं था सॉरी, ये 16 ही यहाँ पे आएगा, 4 3 12, और जब इसको हम 15 के साथ 15 को ऐसे लिख देते हैं। चलें इस तरह से मैं दोबारा इसको करती हूँ, यहाँ पे 12 है, ज़रब है हमारे पास 15। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, 3 2 6, 3 4 12, 2 1 2, 2 2 4। अब हमारे पास 30 नीचे बचा और ऊपर क्या आया है 1, तो साथ में यहाँ पर हमारे 10 भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा, 5 2 10, 5 3 15, तो ये 2 2 से भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा है 1/3 ज़रब 10 की ताकत -23। अब मैं 1 और 3 को इधर सेपरेट डिवाइड करती हूँ, 1 को अंदर रखती हूँ, 3 को इधर रखती हूँ, इशारिया लगा के यहाँ पे हम 0 लगा लेंगे, तो 3 3 9, तो हमारा एक जिसका पहला डिजिट क्या होगा 3 होगा, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया है 0.3। तो जब हम इसको फुल करेंगे 10 पावर -23,
तो जब हम इसको मैं पूरा करूँगी, इस इशारिये को इधर लेके जाऊँगी, तो इसके अंदर एक कैरी दे देगी ये, ठीक है? तो ये -24 हो जाएगा, तो हमारे पास 3 वाला आंसर, ये देखें कि बी वाला आंसर जो है ना, सी वाला जो आंसर है, सिर्फ़ उसके अंदर 3 लाई कर रहा है, ये बहुत बड़ा हो गया और ये दोनों बहुत छोटे हो गए। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है ना, वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक हो गया? अच्छा, इस पेपर की एक और मज़े की बात है कि अगर इसके अंदर न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन हैं, तो थ्योरी वाले क्वेश्चन उतने ही आसान हैं। उनके अंदर हमें एक तरह से कुछ भी नहीं करना पड़ता। जैसे 2 पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विल रिपेल ईच अदर, तो ये हमने बहुत अच्छे से पहले भी पढ़ा हुआ है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जब पैरेलल वायर्स 2 पैरेलल वायर्स जो होंगी, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही हैं, तो राइट हैंड रूल के मुताबिक उनके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। मतलब अगर लेफ्ट साइड पे जो है, उसके ऊपर लेफ्ट साइड पे फोर्स लगेगी और राइट साइड के ऊपर, सॉरी, किस ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो राइट हैंड रूल के मुताबिक उनके इनवर्ड फोर्स लगेगी। लेफ्ट साइड वाली जो है उसकी फोर्स राइट साइड की तरफ होगी और जो लेफ्ट राइट साइड पे है उसकी फोर्स लेफ्ट साइड की तरफ होगी। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ रिपेल। तो ये क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है। सेम डायरेक्शन में होंगी तो वो क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, उसके बाद है स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैज वॉल्यूम वी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, तो हमने क्या करना है, v इज इक्वल टू 4/3, रेडियस का फार्मूला तो उसका स्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला तो यही है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। तो पहले हमारे पास आर क्या था, 3, सिंपल आर था, और जब हम उसको 3 टाइम्स कर देंगे, ठीक है, तो v इज इक्वल टू 4/3 पाई 3 आर क्यूब। 3 3 9 9 3 27। तो यहाँ पर 27 को मैं बाहर लिख लेती हूँ, 4/3 पाई आर। ठीक हो गया। तो ये 27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम भी, तो ये हमारे पास ऑप्शन ठीक हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए 200 kg मोटरसाइकिल ट्रेवलिंग एट 30 मीटर हिट्स ए ट्री एंड इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 0.10 सेकेंड्स, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन दी। तो हमारे पास यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करनी है। अब आप लोगों ने देखना है कि फोर्स, मैस और टाइम का रिलेशन कौन सा है। तो जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, एफ इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी। तो डी पी और डी टी को हम किस तरह से लिख देते हैं, आई एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर एम वी आई ओवर डेल्टा टी। ठीक है, अब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है क्योंकि वो रेस्ट पे आ गया है। तो हमारे पास सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी, एम वी आई माइनस एम वी एफ आना है यहाँ पर। ठीक है, एम वी आई माइनस एम वी एफ, तो सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी आएगी और वो कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। तो 30 और मैस कितना है, जरा 200 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, 0.10। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से इशारिये को स्किप कर देना है। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 3 6 6 आ गया। अब सब में 6 मौजूद है, हमें पावर को सॉल्व करने पड़ेगा, 1 0 2 0 3 0 और 4 0। तो ज़रा 10 की ताकत 4, तो हमारे पास 10 की ताकत 4 सी ऑप्शन में है। तो हमारे पास सी ऑप्शन जो है ना, वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। इफ द ड्राइवर इन द बस यू आर ट्रेवलिंग इज सडनली एक्सलरेट। अब ये जो क्वेश्चन है देखें, सडनली एक्सलरेशन, अब ना सडनली एक्सलरेट कर रहा है। अब ये नहीं बताया गया कि बस जो है ना फॉरवर्ड मूव कर रही थी, या उसने जस्ट स्टार्ट लिया था, या वो मतलब उसकी वो, अब यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है। अगर इनमें से एक ऑप्शन भी दिया होता और साथ में कोई और ऑप्शन होते तो ये क्वेश्चन ठीक होता। लेकिन ये क्वेश्चन के अंदर है कि ट्रैवल कर रहे हैं और वो एक्सेलरेट करना शुरू कर गई है। अब एक्सेलरेट करने के भी तो 2 तरीके हो सकते हैं, या तो वो हाई स्पीड के साथ मूव कर रही है और स्पीड लो हो गई है। जब हाई स्पीड के साथ मूव कर रही है, स्पीड लो होती है, तो आप क्या करते हैं, आप बैक फॉरवर्ड की तरफ जो है ना, वो जब अचानक ब्रेक अप्लाई होती है, स्पीड कम होती है, तो आप फॉरवर्ड की तरफ मूव करते हैं। लेकिन जब बस जस्ट स्टार्ट लेती है तो आप बैकवर्ड पुश करते हैं। ठीक है, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ठीक है, और पहले वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और वो एक्सेलरेट होती है, तो हम जहाँ पे हैं वैसे ही रहते हैं। तो ये जो है इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, हमें डायरेक्शन नहीं बताई गई। ठीक है, उसके बाद है द mass of the oxygen is 12 32 mu. How many molecules of oxygen are in the 32 ग्राम of oxygen? तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है mass in grams divided by molar mass,
ये जो हमारे पास पहले दिया हुआ है ये मोलर मास है, ठीक है। मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एन, एन ए क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर, और इसकी वैल्यू क्या होती है 6.022 एक्सपोनेंशियल 23। तो हमें पता है कि आंसर में तो 6.0223 आ रहा है, लेकिन इसमें कितने, तो कितने ऑप्शंस में आ रहा है, बी में आ रहा है और सी में आ रहा है। अब हमें देखना है कि ये वाला जो फैक्टर है हाफ आना है या क्या आना है। अब इसका मोलर मास भी 32 दिया हुआ है और ये बटे में भी 32 आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय एन ए, तो एन ए की वैल्यू एज इट इज दी हुई है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, बी आंसर। हाँ जी, तो आगे जो है ना वो एनर्जी गैप इज अ सेमीकंडक्टर। तो एनर्जी गैप सेमीकंडक्टर के अंदर कितना होता है, तो आप लोगों को पता है तरतीब, एनर्जी गैप इंसुलेटर में सबसे ज्यादा होता है और कंडक्टर्स में बिल्कुल भी नहीं होता, और सेमीकंडक्टर में इंसुलेटर और कंडक्टर के दरमियान होता है। तो इंसुलेटर से कम होता है, कंडक्टर में तो होता ही नहीं है ना, तो इंसुलेटर जो है ना इंसुलेटर से लेस होता है, तो इसलिए ये बी ऑप्शन जो है ना हमारे पास करेक्ट होगा। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो बहुत सारे बच्चे जो है ना वो किलोवाट आवर को पावर के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, तो हमेशा जो है ना वो किलोवाट आवर, मैंने बहुत बार ये आप लोगों को पहले बताया, इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज द वर्क फंक्शन फॉर सिल्वर इज 4.73 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट द लाइट मस्ट हैव टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस सरफेस। तो हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन दिया हुआ है, तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है, वैसे वर्क फंक्शन को हम फाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और ये किसके बराबर होता है, एच एफ के ऊपर। तो हमने ये फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है एच एफ नॉट, तो एफ नॉट किसके बराबर आएगा, फाई नॉट ओवर एच। तो एच की वैल्यू भी हमारे पास दी हुई है, फाई नॉट किसके बराबर है, फाई नॉट की वैल्यू है हमारे पास 4.73। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 एक्सपोनेंशियल। अब यहाँ पर भी हमने अप्रोक्सीमेशंस लगानी है, किस तरह से लगाएंगे वो मैं अब आपको बताती हूँ। 6 पॉइंट, अब ये देखें 4.73 है, इसको मैं 5 लिख लूंगी, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 1.6 को मैं लिख लेती हूँ 2 और डिवाइड कर देते हैं 6 के ऊपर, ठीक है, बल्कि इसको 6 ही लिखेंगे हम। ये -19 और ये -34, ये 34 जब ऊपर जाएगा तो कितना आंसर देगा हमारे पास, -34 -19। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है 10 पावर 15 के अंदर। तो हमारे पास देखें कि 10 पावर, इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आई क्योंकि 10 पावर 15 हमारे पास ऑलरेडी सिर्फ एक ही मौजूद है, बाकी सारे 33 भी बहुत ज़्यादा है, 23 भी बहुत ज़्यादा है और -1 भी बहुत कम है। तो सिंपली इसका जो है ना आंसर हमारे पास निकल आएगा 1.14, बाकियों को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आई। तो आप लोगों ने भी इसी तरह से करना है, पहले क्वेश्चन के अंदर देखना है कि पावर किस फॉर्म में दी है, जल्दी जल्दी से उसको लिखना है, सबसे पहले पावर को सॉल्व कर लेना है, लंबी पावर को, और उसके बाद अगर जरूरत पेश आती है तो साइड साइड वालों को सॉल्व करना है, अदरवाइज नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अबव द अर्थ सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू एंड इनसाइड द अर्थ इज प्रोपोर्शनल टू। तो ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर मैं आप लोगों को वैल्यू लिखवा देती हूँ, क्या है, जी जो है वो इन साइड पे जो है वो किसके बराबर होती है, इन साइड ऑफ द अर्थ, 4/3 जी रो पाई और आर। तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, आर के। इन साइड द अर्थ प्रोपोर्शनल है आर के, और जी इज इक्वल टू, ये जो हम वैसे वैल्यू लेते हैं, जी कैपिटल एम ओवर आर स्केयर। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। जी जो इन साइड है वो डायरेक्ट रिलेशन है और आउटसाइड है वो आर स्केयर के। तो हमने आउटसाइड टू इनसाइड बताना है ना, अबव एंड इनसाइड, तो अर्थ के ऊपर मतलब अर्थ के बाहर और इनसाइड, तो ये ऑप्शन आएगा 1/r² और आर। तो ये फार्मूला नोट डाउन कर लें आप लोग। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय एफ। इफ द मास ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, देन द न्यू फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स विल बी। तो एफ इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। तो हमने इसके बराबर भी क्या, 2, इसको भी 2 कर देना है और इसको भी, r इज इक्वल टू आर स्क्वायर है ये, सॉरी, ठीक है। तो हम करते हैं 2m1 जी 2m1 2m2 ओवर आर स्क्वायर, तो 2r का स्क्वायर, तो 2r का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 4 के, और 2 जा किसके बराबर होगा, 4 के। तो ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो f बराबर आ जाएगा
एफ नॉट ओरिजिनल फोर्स के बराबर, तो कोई भी चेंज इसके अंदर नहीं आएगा। तो इसका सी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है। ठीक। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फोर रेजिस्टेंसेस। तो ये क्वेश्चन जो है ना पेपर के अंदर गलत आया हुआ था। इसके अंदर सिर्फ तीन रेजिस्टेंसेस गिवन थी, R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज। तो ये जब भी हम पैरेलल का इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो पैरेलल रेजिस्टेंस जब पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर होती है ना, तो जो पैरेलल में रेजिस्टेंस का जोड़ होता है, वो जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस होती है सबसे कम वैल्यू से भी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो छोटी आती है। अब सबसे कम वैल्यू किसकी है? 1। तो ये 1 से लेस देन हमेशा वैल्यू इसकी आएगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत इजी है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू। तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम है। तो अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और दूसरी बात है, अगर रेट का वर्ड यहाँ पर यूज नहीं किया जाता, सिर्फ चेंज इन लीनियर मोमेंटम है, तो वो इम्पल्स के बराबर है। तो ये पेपर में जो है ना 2 दफा पेपर में चेंज होकर क्वेश्चन भी आया हुआ है। उसके बाद है द कलर ऑफ द लाइट इमिटेड बाय एलईडी डिपेंड्स अपॉन। तो कलर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये मैंने आप लोगों को टॉपिक जब पढ़ाया था तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो दो तरह के मटेरियल होते हैं, गैलियम आर्सेनाइड और ये गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, तो ये दो मटेरियल्स होते हैं। तो इसकी जो कलर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज। ठीक है। डॉपलर इफेक्ट इज द प्रिंसिपल अंडरलाइंग। तो डॉपलर इफेक्ट कहाँ पे यूज होता है? तो ये डिटेक्शन ऑफ मेलिग्नेंसीज जो है ना, ये होते हैं जो ट्यूमर्स वगैरह की स्टडी के लिए। तो इसके लिए जो है ना वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस या रेडियो रेडियो ये जो थेरेपी रेडियोथेरेपी वगैरह यूज की जाती है। मयरिंग ऑफ ब्लड फ्लो स्पीड, तो ये कॉमनली जो है ना वो ब्लड फ्लो स्पीड जो है ना उसके लिए यूज किया जाता है कि साउंड वेव्स यूज कर की जाती हैं जो भेजी जाती हैं, जो कि हमें ब्लड की जो स्पीड के बारे में बताती हैं। और मैग्नेटिक इमेजिंग है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड यूज किया जाता है। और सिटी स्कैन के अंदर जो है ना हमारे पास एक्सरेज यूज किए जाते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन सिलिकॉन इज डोप्ड विद अ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इज रेफर्ड टू एज। जब सिलिकॉन को हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से ऐड करते हैं तो डेफिनेटली उसके पास एक डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन की, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? एक्सेप्टर एटम कहते हैं। ठीक हो गया। ए फ्लॉपी डिस्क इन अ कंप्यूटर रोटेट्स फ्रॉम रेस्ट अप टू एन एंगुलर स्पीड ऑफ 31 रेडियन पर सेकेंड इन टाइम। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क इन द। तो हमने एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की वैल्यू किसके बराबर होती है? ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी। ठीक है। तो ओमेगा फ्रॉम रेस्ट स्टार्ट ले रहा है तो ओमेगा इनिशियल तो 0 है, तो ओमेगा एफ किसके बराबर है? 31.4 ओवर 0.892। ठीक है। अब हम इसको राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है। अब राउंड ऑफ किस तरह से करेंगे कि ये 31.4 को मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ। ठीक है। और इसको मैं ऑलमोस्ट कर देती हूँ कि ये 1 है। अब जो आंसर है वो नियर अबाउट होना है 31 के, क्योंकि नीचे 1 से छोटी वैल्यू है ना। तो 31 से थोड़ा सा ज्यादा होगा या कम होगा? अब ये तो बहुत छोटा है, 14 भी बहुत छोटा आ गया, 70 बहुत बड़ा आ गया। तो आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? 35। ठीक हो गया। इसको वैसे भी आप अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन जब इस तरह के सिंपल से वैल्यू से आंसर आ रहा हो तो इसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती। ठीक हो गया। उसके बाद है द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ये फार्मूला हम यूज करते हैं यहाँ पर, E इज इक्वल टू एम नॉट सी स्केयर। तो एम नॉट सी स्केयर रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 9.1 एक्सपोनेंशियल। और सी स्केयर की वैल्यू पुट करके इसको जब इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करते हैं तो 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। और मेगा ये एनर्जी जो है ये हमारे पास चैप्टर नंबर 20 सेकंड ईयर और 21 के अंदर बहुत ज्यादा एक्सप्लेन की गई है। तो ये तो आप लोगों को फिंगरप्रिंट पे तैयार होनी चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद जो है मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इसमें से जितने भी क्वेश्चन है ऑलमोस्ट वो सारे किसमें से आए हुए हैं? एफएससी में से लिए गए हैं। तो एफएससी के हवाले ये जो पेपर है इसमें से ऑलमोस्ट और सारे क्वेश्चन, अभी तक कोई क्वेश्चन भी जो है वो एमएससी में से या बीएससी में से नहीं आया। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको तैयार करना है कि एफएससी में से भी पेपर पूरा आ सकता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है, व्हेन 9.13 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम ए बॉडी व्हिच हैज अ चार्ज ऑफ 2.50 माइक्रोकूलम, व्हाट इज द चार्ज नाउ। तो हमने क्या करना है कि इतने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, हम इससे क्या निकालेंगे? चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू एन ई। तो एन किसके बराबर है? 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 13 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19। तो सबसे पहले हम पावर्स को सॉल्व करते हैं और इसको मैं एक बार रख लेती हूँ 2 के। तो 9 2 हमारे पास क्या आ जाएगा? 18
ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास इसको सॉल्व करें, -19 है और -13 है। 13 क्या कितना बचता है हमारे पास? 18 ज़रब 10 की ताकत -6। ठीक है। हमें वैसे भी कूलम में माइक्रो कूलम में चार्ज चाहिए, तो 18 में से जब हम इसमें से ऐड करेंगे, व्हाट इज चार्ज नाउ आर रिमूव फ्रॉम ए बॉडी विच हैज चार्ज ऑफ 2.50, व्हाट इज चार्ज नाउ, तो हमने फाइनल चार्ज फाइंड आउट करना है। तो जब हम इसमें से माइनस करेंगे 2 को, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 18 में से दोगे तो 16, तो हमारे पास ये 16.9। तो हम जब डेसिमल्स को यूज करेंगे तो 0.9 भी आ जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ 16 चाहिए था। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, एट व्हाट टेम्परेचर विल द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर बिकम्स 3 टाइम्स इट्स वैल्यू एट 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 4 एक्सपोनेंशियल -3 पर डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला हमने सबसे पहले लिखना है। अल्फा किसके बराबर होता है? अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट टी। हमने टी फाइंड करना है, फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है ना। तो T इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट ओवर एल्फा आर नॉट। अब हमारे पास गिवन है कि आर टी किसके बराबर है? 3 आर नॉट के माइनस आर नॉट ओवर एल्फा आर नॉट। 3 - 2 2 R0। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 R0 और अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4 ज़रब 10 की ताकत -3, और यहाँ पर जो R0 ऑलरेडी मौजूद है, R0 के साथ कैंसिल, 2 1 2 2 2 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर? 1/2 ज़रब नीचे -3 था तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ज़रब 1000 और 2 500। तो हमारे पास 500 आंसर ये बी डिग्री सेल्सियस जो है ना आंसर के अंदर मौजूद है, 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया। नेक्स्ट ए ब्लॉक ऑन द एंड ऑफ ए स्प्रिंग इज पुल टू ए पोजीशन x इज इक्वल टू ए एंड रिलीज्ड। तो इसका भी मैं आप लोगों को ड्रॉ करके बताती हूँ कि यहाँ पर ये ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, ये इसकी मेन पोजीशन है। तो यहाँ से पहले यहाँ पर जाएगा, ए डिस्टेंस कवर करेगा, वापस आएगा तो 2a, फिर ये मेन पोजीशन पे रुकेगा नहीं, फिर ये एक्सट्रीम पे चला जाएगा, ये इसकी एक्सट्रीम है एक और ये एक्सट्रीम, ए 2a हो गया, यहाँ तक जाएगा तो 3a, यहाँ से वापस आएगा तो 4a। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 4a। लेकिन अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि जहां से उसने स्टार्ट लिया वहीं पर वो है वापस आ गया है। ठीक हो गया। उसके बाद है, ए मैस ऑफ 100 kg वाज ब्रॉट टू रेस्ट ऑन ए लेवल ग्राउंड बाय ब्रेकिंग ऑफ ए 500 जॉल ऑफ हीट वर प्रोड्यूस्ड। क्या है कि 5000 किलोग्राम जो है ना वो मैस है, और उसको रेस्ट पे ले आए हैं, और हमने क्या अप्लाई किया? ब्रेक अप्लाई किया। ब्रेक अप्लाई करने से जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई है? हीट में। फाइंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल जस्ट बिफोर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। तो हमने यहाँ पर हीट जो है वो कन्वर्ट हुई है, उसको हमने रख लेना काइनेटिक एनर्जी के बराबर। वैसे भी जब भी वेलोसिटी फाइंड करनी होती है ना, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन सा फार्मूला लगता है काइनेटिक एनर्जी का। तो 1/2 mv² बराबर है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके बराबर? 500 किलो जॉल। तो इसको मैं v की वैल्यू को इवेल्युएट करती हूँ 2 काइनेटिक एनर्जी बटा m, इसका साथ में स्क्वायर रूट वैल्यूज पुट करती हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 500 ज़रब 1000 बटा नीचे क्या आ जाएगा? मैस कितना है? 1000। तो 1000 तो सीधा सीधा कैंसिल हो गया, और ये ऊपर फिर भी क्या बच गया हमारे पास? 1000 बच गया। 1000 को हम इस तरह से लिख लेंगे, 1000 ज़रब 100 और इसका अंडर रूट। तो 100 का अंडर रूट कितना होता है? अलग अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह से। तो 10 अंडर रूट ज़रब 100 अंडर रूट। 100 का अंडर रूट कितना होगा? 10, और 10 का अंडर रूट 10 से छोटे का हम लेते होते हैं 3 3 9, तो हम ये कह देते हैं 3 है, 3.1 समथिंग आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 आंसर आएगा, और 31 की हमारे पास इसके अंदर मौजूद है। बहुत सिंपल है, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई भी इतना ज़्यादा ट्रिक यूज़ नहीं होता, बस आप लोगों ने होल नंबर और अप्रोक्सीमेशंस लगानी है। ठीक हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए ट्रक ऑफ मैस 50 kg
moving at a 30 kilometer per hour hits a stationary dumpster of mass. The two vehicles stick and move together after the collision. collision की बात आ गई है तो डेफिनेटली यहाँ पर मोमेंटम की बात होगी, ठीक है। तो अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये वैल्यू किसकी है, मैस 1 की, दो मैसेज हैं m2 की, ठीक है। और ये क्या है, 30 किलोमीटर v1 है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, 2। और जब वो मूव करते हैं स्टिक करके तो वो फाइनल उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस तरह से लगाएंगे। अच्छा, एक चीज और है कि अगर यहाँ पर किलोमीटर आर में है ना, तो फाइनल वेलोसिटी भी हमने किलोमीटर पर आर में निकालनी है, तो उसको कन्वर्ट हम नहीं करेंगे। m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर है m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम, और v1 प्राइम बराबर है v2 प्राइम के, इन दोनों को हम लिख लेते हैं v के बराबर। तो ये दोनों चीजें v के बराबर हो जाएंगी, तो यहाँ से हम v को कॉमन ले लेंगे, m1 प्लस m2 बचेगा, और वो इसको नीचे जाके डिवाइड कर देंगे। और m1 v1 और v2 तो है ही जीरो, तो m1 v1 ओवर m1 प्लस m2। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करने जा रही हूँ, इधर चल के करती हूँ। m1 की वैल्यू क्या है, 750 ज़रब 30 किलोमीटर पर आवर में ही चाहिए, बटा 100 ज़रब 300 तो 1750 आ जाएगा। 1750, एक जीरो के साथ कट गया, ठीक है। अब इसको मैं से सॉल्व करती हूँ। 3 1 3, 3 3 3 1 2 3 3 9 3 5 15, और सॉरी इसको 5 पे करते हैं। 5 3 15, और 5 5 25, और 5 1 5, 5 5 25, और 0 5 7 35। तो यहाँ पर हमारे पास 30 बचा, और 3 3 900, और 900 को जब हम 7 पे, 900 बटा 7 बचा, और मैं 900 को जब 7 पे तकसीम करूंगी तो क्या आंसर आएगा, 7 1 7। नीचे क्या बचा, 7, 2 बचे, तो 20 बचा हमारे पास, सॉरी 90 बचता है यहाँ पे, 900 नहीं 90। तो 7 7 1 7, 7 2 14, तो 12, ये देखें हमारे पास 12.85 ये आंसर मौजूद है। तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट है इक्वल चार्जेस Q, Q एंड Q, Q आर सेपरेटेड बाय 2 मीटर, द फोर्स बिटवीन देम इज 4, व्हाट आर द चार्जेस। हमने चार्जेस की वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कूलम फोर्स लगनी है सिंपल। तो ये फॉर्मूले तो इतने मुश्किल नहीं लगे हुए, बस थोड़ा सा आप लोगों को ना फार्मूलों को पिक करना जो है ना वो आना चाहिए। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बराबर है दोनों, तो Q1 Q2 बराबर होंगे आर स्क्वायर। तो आर कितना है, ये 9 के बराबर है, और मल्टीप्लाई बाय 9 एक्सपोनेंशियल माइनस 9, 9 सॉरी इक्वल आएगा यहाँ पे, और मल्टीप्लाई बाय क्यू स्क्वायर, और डिवाइड किससे कर देंगे हम, यहाँ पे स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, और ये 9 9 के साथ कैंसिल हो गया, और 4 इधर चला गया, तो 4 और डिवाइड हो गई। अब क्या आ जाएगा, 10 पावर माइनस 9 बराबर है क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पर 9 है ना नीचे, तो 4 डिवाइडेड बाय 2, 4 का स्क्वायर रूट, और 10 पावर 9 माइनस 9, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9, ठीक है। हम इसको लिख लेंगे 10 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4, और मल्टीप्लाई बाय -4, और अंडर रूट डिवाइड इसको कर देंगे हम, हाँ जी। तो इसके बराबर ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर के। तो हमने इसको इस तरह से करना है कि हमने मल्टीप्लाई करना है 40 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर, इसको कर देंगे -10 से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। अब हमने देखना है कि 40 से छोटा कौन सा वर्ड है जिसका स्क्वायर रूट हम ले सकते हैं, ठीक है। तो वो कितना होता है, 6 का, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 36, और ये 10 पावर -5, तो इसको भी हम अगर 63 कर देते हैं। हाँ जी, तो ये 6 एक्सपोनेंशियल -5 है, लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए, 10 पावर -6 में। तो हम इसको क्या कर देंगे, 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, और 10 पावर -5, और डिवाइड भी कर देंगे 10 के साथ, तो ये ऊपर आके -6 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6। तो हमारे पास 60 वाला आंसर कौन सा है, डी वाला।
तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। फॉर कोहेरेंस टू लाइट्स मस्ट सोर्स हैव, तो सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ बी इन फेज, तो ये सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर होनी चाहिए। ये हमने इंटरफेरेंस के टॉपिक के अंदर पढ़ा था। तो इनका क्या होना चाहिए, बी इन फेज होनी चाहिए, सेम वेवलेंथ एंड सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद द स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी, the masses are the same if equal amount of energy is given by heat to both these substance, the one reaching the higher temperature assuming no melting or freezing point is, तो ऐसे है कि सब्सटेंस ए की जो है ना स्पेसिफिक हीट ज्यादा है स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस बी से। और स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या है, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। अब देखें कि अगर ए को हम देते हैं तो उसका टेम्परेचर, इसको हीट ज्यादा चाहिए टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, और बी को जो है ना वो क्या चाहिए, कम चाहिए। तो किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, डेफिनेटली जब बी को हम थोड़ी हीट देके भी हम उसका टेम्परेचर ज्यादा कर सकते हैं। तो जितनी अगर सेम अमाउंट की दे रहे हैं, अगर ए को देंगे तो उसका टेम्परेचर तो उतना ज्यादा नहीं होगा जितना बी का होगा, तो डेफिनेटली सब्सटेंस का जो है ना बी का टेम्परेचर है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ए। उसके बाद द टेम्परेचर ऑफ द गैस इनिशियल वॉल्यूम V1 इन अ ग्लास कंटेनर इज इंक्रीज फ्रॉम T1 टू T2, द न्यू वॉल्यूम इज V2 विच इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो है ना वो जनरल गैस इक्वेशन भी लगती है, PV इज इक्वल टू NRT। तो बाकी सब तो कांस्टेंट है, सिर्फ क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की रेशियो ले लेंगे, P1 V1 NRT कांस्टेंट और T1, और डिवाइड कर देंगे P। अच्छा P तो सेम है, V2 ओवर T1 ओवर T2। ठीक है। तो P के साथ कैंसिल, NR के साथ कैंसिल, यहाँ से भी क्योंकि बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट होंगी। तो हमारे पास बचा V1 ओवर V2 बराबर है T1 ओवर T2। हमने V2 निकालना है, तो V2 किसके बराबर आएगा, V2 बराबर है V2 बराबर आएगा T2 ओवर T1 मल्टीप्लाई बाय V1। V1 हमारे पास तो वैसे ही है, तो T2 कितना है, 800 ओवर 200। तो आंसर क्या आएगा, V2 इज इक्वल टू 4V1। तो हमने V1 की फॉर्म में आंसर पूछा हुआ है, तो V1 किसके बराबर आएगा, V2 ओवर 4। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। Pauli's Killian principle states that no two electrons in the same atom have the same values for the quantum number। तो पॉलिक्स क्यूरियन प्रिंसिपल ने क्या स्टेट किया था कि किसी भी क्वांटम नंबर के अंदर दो इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, चाहे वो n है, l है, m है या n है। तो सब के अंदर जो है ना ये इम्प्लीमेंट होता है, तो NLM, तो ए ऑप्शन है वो जो है इसका करेक्ट है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन वन टाइम 1 और व्हेन ए करंट इज 1 एम्पियर। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है ये, I इज इक्वल टू Q ओवर T। तो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, तो Q किसके बराबर होता है, N E के। तो हमने N फाइंड आउट करना है, तो ये किसके बराबर होगा, I ज़रब T ओवर E। तो I ज़रब T, I किसके बराबर है, 1 के, और टाइम 1 और है ना, तो 1 और किसके बराबर होगा, 60 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड, मतलब 3600। ठीक हो गया, मतलब 3600। अब यहाँ पर है, नीचे क्या है, नीचे हमारे पास तो है 1.6, तो 1.6 एक्सपोनेंशियल ई किसके बराबर होता है, इसको मैं इधर लिखती हूँ 1.6 एक्सपोनेंशियल -19। तो मैं यहाँ पर 2 लिख लेती हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स 1 10 की पावर -19। तो 2 1 2 2 1 2 2 8 16, और 2 जो ये 0 है, ये 10 पावर -19 जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर ये 3 ये वाले, और मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 19 में 3 ऐड करें तो आंसर हमारे पास आता है 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 22। तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, तो ये क्वेश्चन क्या था, रॉन्ग था। ठीक हो गया, 2 क्वेश्चन यहाँ पर रॉन्ग आए हैं, एक रेजिस्टेंस वाला और एक ये वाला। The speed of the sound in air is affected by changes in, तो स्पीड ऑफ साउंड वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर। तो टेम्परेचर के ऊपर तो पूरा टॉपिक भी है स्पीड ऑफ लाइट के लिहाज से, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। द यू ऑब्जर्व 2 हीलियम बैलून्स फ्लोटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर एट द एंड्स ऑफ स्ट्रिंग
सिक्योर्ड टू ए टेबल। तो दो एक टेबल के साथ हमने ना उसके जो 2 हीलियम बलून है, जिसको ये हम वो गैस वाले गुब्बारे कहते हैं, उनको उड़ाया गया है और दरमियान उनकी जो है ना वो उनको उनकी जो धागे हैं उनको टेबल के साथ फिक्स कर दिए। अब हमने उनके दरमियान में फूंक मारनी है। जब हम उनके दरमियान में फूंक मारेंगे तो डेफिनेटली दरमियान में हम जो है ना वो एयर की स्पीड को ज्यादा कर रहे हैं। जब एयर की स्पीड दरमियान में ज्यादा होगी, मोर एयर पास कर रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे कि उसके दरमियान जो रीजन है वहां पर हम फूंक मार के एयर की स्पीड ज्यादा कर रहे हैं। जब एयर की स्पीड ज्यादा होगी तो स्पीड इज द हाई, प्रेशर विल बी लो। तो दरमियान में प्रेशर लो होगा, बैलून के दोनों साइड पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो वो एक दूसरे की तरफ पुश हो जाएंगे। बर्नौलीज इक्वेशन के मुताबिक बर्नौलीज का जो है ना वेंट्री टेरोसोलिस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है शायद, सॉरी नहीं, ये जो स्पीड वाला जो है तो वो वाला अप्लाई हो रहा है। सेकंड जो इसकी एप्लीकेशन है तो ये वाला इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो डायमंड जो है, डायमंड फोर्थ ग्रुप में अलाई करता है, तो इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद है टेस्ट कार मूव्स एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड अराउंड अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस, फाइंड्स इट्स एक्सेलरेशन। सर्कुलर रोड की आ रही है तो हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसके लिए भी हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, हमें पता है कि ए इज इक्वल टू वी स्क्र ओवर आर। तो वी कितना है हमारे पास 10, तो 10 का स्क्वायर कितना में होगा 100, 100/50। तो 50, 5 1 5 5 2 10, तो 2 मीटर पर सेकंड। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है ब्लड प्रेशर इज नॉर्मली मेजर विद द इफेक्ट ऑफ द स्फेग्मोमेनोमीटर अराउंड द सपोज दैट ब्लड प्रेशर वर मेजर्ड विद द कट ऑफ अराउंड द काफ ऑफ द लेग ऑफ द स्टैंडिंग पर्सन। तो ये 6 चैप्टर जो है ना एफएससी का, उसके शॉर्ट क्वेश्चन में से क्वेश्चन है कि कहाँ पर जो है ना वो ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। तो ब्लड प्रेशर जो है टांग में ज्यादा होता है। अब इसकी रीजन क्या है, इसकी एक रीजन ये है कि ग्रेविटी जो है वो नीचे ब्लड को खींच रही होती है। जब हार्ट पंप करता है तो आर्म के अंदर का फर्क होता है, लेकिन लेग के अंदर जो है ना वो ग्रेविटी ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो ग्रेविटी ज्यादा ब्लड को अट्रैक्ट करने की वजह से उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा लगती है, तो उसका प्रेशर वहां पर क्या जाता है, ज्यादा होता है। और काफी सारी और भी रिसर्चेस ने शो किया है कि जो हमारे पास आर्म का, जो आर्म की निस्बत लेग्स में जो है ना वो प्रेशर ज्यादा होता है ब्लड का। उसके बाद है द प्रेशर इज 2.5 एटमॉस्फेयर, व्हाट इज इट इन पास्कल। तो पास्कल का और उसका रिलेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या रिलेशन होता है, 1.01 एक्सपोनेंशियल 10 पावर 5। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वन वन को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 समथिंग ही आएगा ना, तो 10 पावर 5 वाला ऑप्शन, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ये आप लोगों ने प्रेशर की कन्वर्जन भी अच्छे तरीके से तैयार करनी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद यू आर ए पैसेंजर ऑन ए हॉट एयर बलून। आप हॉट एयर बलून मतलब जो ये ऊपर गुब्बारे उड़ते हैं और नीचे जो है ना वो आदमी एक टोकरी के अंदर बैठा होता है, एयर बलून दैट इज राइजिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब स्पीड के साथ, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है। यू आर कैरिंग ए बजर। तो आपके हाथ में जो है ना एक बजर है, मतलब जो आप एक अलार्म बेल कह लें कि बेल है आपके हाथ में, दैट एमिट साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ। तो उसमें से फ्रीक्वेंसी आपका साउंड नहीं कर रही है। इफ यू एक्सीडेंटली ड्रॉप द बजर, अब वो जो बेल है वो आपके हाथ से गिर जाती है। अब बैलून किधर को जा रहा है, ऊपर की तरफ, लेकिन अब आपके हाथ में जो बेल थी वो गिर गई है, तो गिरने की वजह से वो आपसे दूर जा रही है ना। तो आप ऑब्जर्वर हैं, आप ऑब्जर्वर जो है वो दूर जा रहे हैं, और सोर्स जो है वो भी आपसे दूर जा रहा है। तो दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों दूर जा रहे हैं ना। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द साउंड यू हेयर। तो साउंड जो आपको सुनेगा वो कम सुनाई देगा। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो है ना उसकी डिक्रीज करेगी अकॉर्डिंग टू डॉपलर इफेक्ट। तो सेकंड सी ऑप्शन जो है ना इसका करेक्ट है। द एरिया ऑफ द स्फेयर ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर इज। तो एरिया का फार्मूला स्फेयर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। स्फेयर का एरिया होता है। ठीक है। एरिया सॉरी, तो पाई कितना होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 35 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 3 12। अच्छा, हाँ जी, तो यहाँ पर जो है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर-1 का स्क्वायर। ठीक है। तो 4 3 12 आ गया हमारे पास ज़रब। हम इसको 10 पॉइंट -2 को कर लेते हैं -1, और यहाँ पर 3.5 कर लेते हैं, और 3.5 को मल्टीप्लाई बाय 10 पावर-1 का स्क्वायर। तो 12 ज़रब हम 3.5 को मिट करते हैं, 3 कर लेते हैं, 3 3 को हो जाता है 9 ज़रब 10 की ताकत -1 के -2। ठीक है। तो 12 9 108, 108 ज़रब 10 की ताकत
2, तो जब इसको 10 की ताकत -2 खत्म करते हैं, मतलब इशारिये को हम इधर ले जाएंगे तो 1.08, तो 1.1 ऑलमोस्ट 2 आंसर आ रहा है, तो ये यहाँ पर 1.22 बी ऑप्शन जो है ना हमारे पास करेक्ट है। ठीक हो गया। द टाइम पीरियड एंड gravity of a simple pendulum executing simple harmonic motion when the amplitude is small are related by, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, तो जी के ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 ओवर अंडर रूट जी, तो ये डी ऑप्शन जो है ना हमारे पास करेक्ट होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूव्स इन a uniform circular motion on a horizontal frictionless table. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, द रेडियस ऑफ द आर एफ सर्कल इज आर एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज एफ। इफ द रेडियस एंड स्पीड वी आर डबल देन व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सबसे पहले हम फार्मूला देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, इन दोनों को डबल कर देते हैं, एम वी 2 वी कर देंगे, 2 वी का स्क्वायर, सॉरी 2 mv स्क्वायर ओवर आर का स्क्वायर नहीं, सॉरी यहाँ पे होता ओवर 2 r, तो ये 2 2 4 m v स्क्वायर ओवर 2 r, तो 2 2 4, तो ये सिंपली सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है। तो F बराबर है 2 F प्राइम ये आ जाएगी तो डबल F हो जाएगा, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन जो है ना यहाँ पर हमारे पास करेक्ट होगा। ठीक हो गया। अच्छा, इन मॉनिटरिंग बॉडी टेम्परेचर द वेव्स आर यूज, तो ये क्वेश्चन ऐसा सच मुझे कहीं से भी नहीं मिला, तो आप लोगों ने इसको एज इट इज़ याद कर लेना है कि इंफ्रारेड वेव्स जो है ना वो यूज़ होती हैं। अगर पेपर में नेक्स्ट टाइम आया तो इसको आप लोगों ने इस तरह से ही लिख देना है। ऑल न्यूक्लियाई हैव रफली द सेम एंड डेंसिटी, तो सब न्यूक्लियाई की सेम डेंसिटी होती है, इट इज इक्वल टू 2.3 एक्सपोनेंशियल 17 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। तो इसकी कैलकुलेशन काफ़ी लंबी हो जानी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं कर रही, लेकिन आप लोगों ने इसको एज इट इज़ याद कर लेना है। आप लोग करना चाहें तो आप लोगों के पास फार्मूला होता है, रो इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है, 4/3 पाई r क्यूब और साथ में m। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 4m/3 और सॉरी 4m/4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3m/4 पाई r क्यूब, इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मैस के लिए मैस ऑफ प्रोटॉन 1.67 पुट करके और उसका रेडियस 0.511 पुट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन इसको अगर एज इट इज याद कर लें तो ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर है। A transformer has 50 in the primary coil and 50 to 50 turns in the secondary coil. If the primary voltage is 14, what is the output voltage? तो क्या फार्मूला होता है, Vs over Vp is equal to Ns over Np। हमने आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना है, Vs के अंदर वोल्टेज फाइंड आउट करना है ना, तो Vs किसके बराबर होगा, सेकेंडरी कॉइल के अंदर वोल्टेज फाइंड करना है, तो Ns कितना है हमारे पास, सेकेंडरी कॉइल के अंदर 250/50 ज़रब 14, तो ये 5×5 = 25, सॉरी 14, 14×5 = 70, और ये हमारे पास ये डी ऑप्शन जो है ना यहाँ पर करेक्ट है। ठीक हो गया। अच्छा, ए 50 किलोग्राम वुमन स्टैंड्स ऑन ए स्केल इन एन एलिवेटर, व्हाट डज द स्केल रीड इफ द एलिवेटर इज मूविंग अप। तो ये भी चैप्टर नंबर 5 में से है, ये किस तरह से है हमारे पास के जो है टेंशन किसके बराबर होती है, mg, जब ऊपर को जा रहा होता है तो प्लस एम ए होता है। ठीक है, तो हमारे पास है मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड, तो मैस उसका कितना है 50, 50 को हम कॉमन भी ले सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, इस इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं, m इंटू जी प्लस ए, तो जी किसके बराबर है, इसको भी 10 लेते हैं +2, तो 10 और 2 12, 12×5 = 60, तो तकरीबन 600 के राउंड अबाउट आंसर आएगा, तो ये 590 आएगा, लेकिन हम यहाँ पे उन्होंने 9.8 यूज़ किया हुआ है, तो 9 तो 9 और 2 11, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 590 ही आंसर आएगा, जो कि मैंने अप्रोक्सीमेशन यूज़ की है 9.8 की जगह पे 10 यूज़ करके। ठीक हो गया।
Which of the following statement correctly describe the abilities of engine A and B to do work if engine A has a greater power rating than the engine B? मतलब इंजन ए की पावर ज्यादा है बी से, तो इंजन ए डेफिनेटली ज्यादा वर्क करेगा और इंजन बी कम करेगा सेम अमाउंट ऑफ टाइम से। ठीक है, तो इसका जो है ना करेक्ट आंसर बनता है वो ज्यादा बी बनता है। लेकिन एक और आंसर जो है ना वो सही बन सकता है, इंजन ए एंड बी कैन डू सेम अमाउंट ऑफ वर्क बट ए कैन बी डू फास्टर। तो ए जो है वो टाइम कम लेगा, बी जो है ना वो ज्यादा टाइम लेगा। तो दोनों बन सकते हैं लेकिन जो ज्यादा सही है वो बी है, तो इसलिए आप इसको बी आंसर करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल एमसीक्यूज। अच्छा जी, देयर आर, हमारे पास आगे क्वेश्चन आ जाता है, देयर आर 3 एक्सपोनेंशियल 7 रेडॉन एटम। इसकी हाफ लाइफ दी हुई है और उसके बाद है इन द ट्रैप्ड इन द बेसमेंट, हाउ मेनी रेडॉन एटम्स रिमेन आफ्टर 31 days। तो यूज हमने फार्मूला करना है, लेकिन हम ये वाला फार्मूला ना भी यूज करें तो हम एक और फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो हाफ लाइफ हमारे पास एन जो है ना वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बचते हैं वो किसके बराबर होते हैं, एन नॉट, ये भी एफएससी के अंदर फॉर्मूला है, ओवर 2 की पावर एन। अब हमारे पास एन का फॉर्मूला क्या है, एन बराबर होता है टाइम ओवर हाफ लाइफ। हाफ लाइफ हमारे पास कितनी है वो भी हमारे पास गिवन है। ठीक है, डेज में है ना, तो हम इसको दोनों को डेज हैं तो दोनों को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, या सेकंड भी यूज कर सकते हैं हम। सॉरी बच्चों, ये क्वेश्चन के अंदर ये 2 नहीं है, 3.83 हाफ लाइफ है, तो हम इसको इसके अंदर यूज करते हैं कितना, 31 डिवाइडेड बाई 3.8। ठीक है, जब हम इसको 3 को खत्म करके इसको हम इक्वल रख लेते हैं 4 के, तो 4 3 कर लेते हैं 3, बल्कि 8 को एमिट कर देते हैं और इसको 32 कर देते हैं। ठीक है, तो ये 4 यहाँ पे कर लेते हैं, तो 4 1 4 4 8 32। तो सिंप्लीफाई हो गया, 8 आ गया, एन की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। तो एन नॉट हमारे पास कितना है, 3 एक्सपोनेंशियल 10 पावर 7 डिवाइडेड बाई 8। तो 3 को अंदर रखें और 8 पे तकसीम करें, इशारिया लगा के 0 लगाया, 8 1 8 8, सॉरी यहाँ पर 2 की पावर 8 है, तो दो को मल्टीप्लाई करें 8 के साथ, 8 टाइम्स, तो हमारे पास 256 आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, इसको मैं इधर लिखती हूँ दोबारा से, 3 × 10 पावर 7 डिवाइडेड बाई 256। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बचता है 1/3। 256 पे 3 को डिवाइड करें तो कितना आता है, 3 3 1 3 8 24, 3 5 15, ऑलमोस्ट 85 आता है। तो इसकी आपने सिर्फ पावर को सिंप्लीफाई करना है, तो आप लोगों के पास आंसर जो है ना वो 10 पावर 5 आ जाएगा। ऑलरेडी पावर 10 पावर 7 है नीचे, और 2.56 जब हम इसको कर देते हैं 10 पावर 7, तो माइनस होके आंसर देखें ना, 1/, हमारे पास ऑलमोस्ट 90 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 190 बाय रखेंगे, तो शारिया लगा के 0 कर देंगे, तो हमारे पास पॉइंट्स में आंसर आएगा ना, तो 91/90। ठीक है, 90 1 सा 190, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.1 ऑलमोस्ट आंसर आता है। तो 0.1 को हम डिवाइड कर देंगे 10 के साथ, तो 10 पावर 7 की बजाय यहाँ पर हमारे पास 1.1 की फॉर्म में लेके आ रहा है, तो ये 5 बन जाएगा, 0.01 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 था ना, तो हमने एक 0 लगाया, फिर एक 0 लगाना पड़ेगा, तो वो 0 एक 0 लगा के, तो 0.01 आ जाएगा 100। और 100 ये जो है ना 5 में से माइनस करेंगे, 7 में से माइनस, तो हमारे पास क्या बचेगा, बाकी 5 बचेगा। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की जो वैल्यू होती है वो डेल्टा पी एक्स ग्रेटर आर इक्वल, तो ग्रेटर आर इक्वल सिर्फ एक ही फार्मूला है, तो वो सी है। द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन रिड्यूसेस टू, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, तो व्हेन वेलोसिटी जब कम होती है या ज्यादा होती है, तो जब वेलोसिटी कम होती है तो हमारे पास हम जैसे लॉरेंस इक्वेशन लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू गैमा एक्स माइनस वी टी। तो गैमा किसके बराबर होता है, गैमा इज इक्वल टू 1 - v² / c²। तो हम कहते हैं कि v वेरी वेरी लेस देन c, सो हम क्या कह देते हैं कि v अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो जब ये फैक्टर 0 हो जाता है तो गैमा इज इक्वल टू 1, तो गैमा 1 हो जाता है, तो ये बन जाता है x इज इक्वल टू, ये गैमा खत्म कर देंगे, तो x माइनस वी टी, एक्स प्राइम इज इक्वल टू x माइनस वी टी। ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, तो जब स्पीड लो होती है तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट ये मैट्रिक से लिया गया डेसिबल, और ये वाला जो क्वेश्चन है
ये वाला कहाँ से लिया गया है? ये बीएससी का क्वेश्चन है, मतलब 2-4 बीएससी के क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही रेयर है। ठीक हो गया? उसके बाद वर्क डन विल बी जीरो व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज, तो 90 का जब एंगल होता है वर्क डन जीरो होता है, क्योंकि एफ डॉट डी किसके बराबर होता है? डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी। तो एफ डी कॉस 90, कॉस 90 किसके बराबर होता है? जीरो के। तो वर्क डन जो है ना वो जीरो के बराबर कब होता है? जब कॉस जीरो होता है। ठीक हो गया? Which one or more following would lead to an increase in the maximum kinetic energy of the ejected electron? तो एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड करती है। हमारे पास फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, एच एफ इज इक्वल टू एच एफ नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। फाई की फॉर्म में भी इसको दोबारा लिख देती हूँ कि फाई बराबर है फाई नॉट जो कि वर्क डन के बराबर है, प्लस यहाँ पर एच एफ आता है, फाई नहीं आता। एच एफ इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क फंक्शन ये तो कांस्टेंट रहता है, तो जितनी ज्यादा हम एफ को इंक्रीज करेंगे, एफ को इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से जो है वो इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। द यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ एंड डायमीटर d has a resistance r, another wire of the same wire length has 2l and diameter 2d, its distance will be। तो सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं रेजिस्टेंस का क्या है। R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। तो ए किसके बराबर होता है? रो एल ऐसे ही आ जाएगा ओवर पाई एरिया पाई डी ओवर 2 का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है? डायामीटर 2d कर देना है, तो 2 2 जा 4, और यहाँ पर इसको भी 2l कर देंगे। तो यहाँ पर 4 है तो 1/2 आ जाएगा ना। ये देखें, रो 2l ओवर पाई 4 पाई डी बाय 2 का स्क्वायर। तो 2 1 2 2 2 4, तो ये बाकी आर का फार्मूला बच गया, तो आर बाय 2 हो जाएगा। आर प्राइम, इसको मैं आर प्राइम लिख देती हूँ, आर प्राइम बराबर है आर बाय 2। तो ये ए ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर क्रिटिकल फॉर हाई स्पीड कंप्यूटर, द फास्ट रिस्पॉन्स इज ड्यू टू। तो ये थोड़ा सा हायर स्टडीज का क्वेश्चन है। तो इसमें है मिनिएचराइजेशन, क्लोज पैकिंग ऑफ कंपोनेंट। मिनिएचराइजेशन होती है जब हमारे पास हम कंपोनेंट्स का साइज को स्मॉल करते जाएं, और सेकंड थिंग है क्लोज पैकिंग, हम कंपोनेंट्स को क्लोज कर दें। तो दोनों पैकेट से हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स को हाई स्पीड कंप्यूटर के अंदर यूज कर सकते हैं, उनका साइज स्मॉल करके या उनको क्लोजली पैक करके। तो दोनों आंसर ठीक है, तो इसलिए हमारे पास सी आंसर जो है ना वो सही है। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट बाय, तो फ्रीक्वेंसी हम किससे एडजस्ट करते हैं? बाय ट्यूनिंग। तो ट्यूनिंग जो इसका है ना बी ऑप्शन हमारे पास सही है। क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर हैज 36, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स एग्जिस्ट टू नेक्स्ट आउटर मोस्ट शेल। तो हमारे पास जो है एटम नेक्स्ट टू आउटर मोस्ट शेल, मतलब वैलेंस शेल से पहले वाला, तो 36 है ना, तो पहले में होते हैं 2, दूसरे में होते हैं 18, दूसरे में होते हैं 8, सॉरी 2 8 18, 8 और 2 10, 10 और 28, और उसके बाद कितने बचे? 10 18 36 में से 28 गए, कितने बचे? 8 इलेक्ट्रॉन बचे। तो आखिरी में कितने हैं? 8। तो नेक्स्ट से आउटर मोस्ट में 8 है, और उससे पीछे वाले में कितने हैं? 18। तो ये हमारे पास तरतीब आ गई, और ये हमारे पास आंसर है। A box is at rest on a frictionless surface. The forces are exerted on the box such that box remain at rest. One force is 100 towards the east, other force is 100 towards the north. What is the third force? अब बॉक्स किस पे है? रेस्ट पे। तो इसका मतलब है कि जो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट है उसके ऑपोजिट एक फोर्स एक्ट कर रही है, दैट इज थर्ड फोर्स, और वो उसके रिजल्टेंट के ऑपोजिट होगी। तो अब मैं इसको ड्रॉ करके आप लोगों को बताती हूँ। ये है हमारे पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो हमारे पास वो कितने हैं? वन फोर्स इज 100 टूवर्ड्स द ईस्ट, तो ये ईस्ट वाली फोर्स आ गई, और नॉर्थ की तरफ कितनी है? 100। इन दोनों का रिजल्टेंट किसके बराबर होगा? अब इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं, इसका ये इधर ड्रॉ कर लेते हैं,
और ये इसका जो है ना रिजल्टेंट है। अब ये रिजल्टेंट के ऑपोजिट फोर्स किस तरफ होगी? वेस्ट साउथ वेस्ट की तरफ। आपने देखना ऑप्शन में साउथ वेस्ट सिर्फ एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है, ठीक है। अब ये तो है जीरो, तो जीरो तो हो ही नहीं सकती, तो हमारे पास आंसर क्या होगा? बी। ठीक हो गया। उसके बाद जो है बेटा हमारे पास आगे वाले क्वेश्चन है सारे जनरल नॉलेज के। तो ये मैं आप लोगों को जैसे मैंने डिवीजन करवाई है तो मैं ये आप लोगों को कैटेगरी बता दूंगी कि कौन सा क्वेश्चन किस फील्ड में से आया है। ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। जनरल एबिलिटी का MiG-21 डिस्ट्रॉयड बाय पाकिस्तानी एयरफोर्स ऑन 27 अप्रैल वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय। तो ये जो है ना वो यूएसएसआर ने किया था। इनको आप एज इट याद कर लें, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल बायोलॉजी में से आया है। जनरल इन्वायरमेंट एवरीडे साइंस में से, जिसको हम एवरीडे साइंस कहते हैं, जिसके लिए मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग 9th 10th क्लास की सॉरी 6th 7th क्लास की बुक साइंस की पढ़ लें तो आपकी तैयारी हो जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन अ नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बॉडीज, तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 206 जो है ना वो हड्डियां इंसान के अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है उसके अंदर 300 बोन्स होती हैं, जिनको हम नर्मो नाजुक सी वो बोन्स होती हैं और वो बाद में मिलकर ज्वाइंट होती हैं, पहले वो ज्वाइंट नहीं हुई थी। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन भी एवरीडे साइंस का है, तो क्वेश्चन काउंट करते जाइएगा। विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा जुपिटर है, फिर देन मरकरी है, फिर वेनस है, फिर मार्स है। तो सबसे बड़ा जो है वो जुपिटर है, ठीक है। तो साइज के लिहाज से ये भी एवरीडे साइंस के अंदर आप लोग पढ़ते हैं और ये भी 6th 7th क्लास की बुक में मौजूद है। तीन क्वेश्चन आप लोगों के दो क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है, जो एवरीडे साइंस में से आगे। उसके बाद फिर जनरल एबिलिटी का क्वेश्चन है, आयरन क्रॉस वाज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ। तो ये जो है ये इसके बारे में ना मुझे आंसर इसका कंफर्म नहीं है, तो ये जो है ना अभी इसको एज इट इज रहने दें। इसका सुना है मतलब चाइना का जो है ना वो डाउट है, ठीक है। विच लीडर ऑफ द NWF वाज आल्सो नोन एज द फ्रंटियर गांधी। तो ये भी जीके का क्वेश्चन है, इसका भी एज इट इज क्वेश्चन आप लोगों के पास ए अब्दुल गफार खान आंसर है। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द हायर एजुकेशन कमीशन। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, डॉक्टर अताउर रहमान। तो ये आप लोगों ने हायर एजुकेशन कमीशन के बारे में भी पेपर के अंदर पढ़ के जाना है। अभी तक जो दो क्वेश्चन थे वो हमारी रेंज के अंदर से आए हुए थे। उसके बाद है ये इस्लामियत का क्वेश्चन भी आया हुआ, द हायर हदीथ इन विच द स्टेप ऑफ नरेशन आर लेस इन नंबर। तो जिसके अंदर नरेशन की नंबर कम है वो हदीस आली होती है, ठीक है। द कैपिटल ऑफ उमियाद डेंटसी वास। ये भी जीके का क्वेश्चन है। नॉन ऑफ दिस तो एक कैपिटल जरूर पूछा जाता है, अगर आप हो सके तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को इसका मटेरियल भी फ्राहम कर दूंगी। उसके बाद है इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए। हिज कमेंट्स वर ऑलमोस्ट इररेलेवेंट टू। तो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ये भी इंग्लिश का हो गया, ये भी हम लोग करेंगे। और हिज फेस इज नॉट फेमिलियर डैश टू मी। तो फेमिलियर जो प्रेपोजिशन के दोनों क्वेश्चन आए, नॉट फेमिलियर टू मी। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल कोऑर्डिनेट्स एंड डायरेक्ट ऑल द ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर। तो कौन कौन करता है, कौन कंट्रोल करता है, कौन कोऑर्डिनेट्स करता है, तो वो कंट्रोल यूनिट है जिसको हम सीपीयू भी कहते हैं, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास जो है ये दो इंग्लिश के हो गए और दो एवरीडे साइंस के। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को दोनों क्वेश्चन चारों क्वेश्चन आते होंगे। चार क्वेश्चन अभी तक हमारे जीके के हमारे रेंज में थे, और ये कंप्यूटर साइंस के हैं, कंप्यूटर की बिल्कुल बेसिक है, तो ये भी हम लोग तैयार करेंगे, तो ये भी इंशाल्लाह आप लोगों के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। कंट्रोल यूनिट एंड द कोड ऑफ द वेब पेज इज यूजुअली इज वेब पेज इज यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो ये इसका आंसर जो है ना हमारे पास HTML है। और उसके बाद ऑल आस्क 32 men टू बिल्ड हिज हाउस इन 20 days। तो 80% ऑफ द वर्क कोड कंप्लीटेड इन जस्ट 12 days। सो ऑल, तो ये रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है। नाउ हाउ मेनी परसेंट डज नीड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो ये 12% बाकी बचते हैं, तो इसको भी सॉल्व करने का तरीका मैं आप लोगों को बता दूंगी। नेक्स्ट रेशियो वैसे भी क्वेश्चन है, इसका भी एज इट इज आंसर आप लोगों ने कर लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लेस वेयर ग्लेशियर्स फॉर्म। तो ग्लेशियर्स रेन फॉरेस्ट में नहीं होते, क्योंकि हर वक्त वहां पर बारिशें होती रहती हैं। टेबल माउंटेन इज प्रेजेंट इन, ये जगह का नाम है, तो ये साउथ अफ्रीका में प्रेजेंट है। विच पर्सनैलिटी ऑफ पाकिस्तान हैज बीन सेक्रेटरी जनरल। तो ये भी करंट अफेयर में से है। शरीफुद्दीन पीरजादा। हु सक्सीडेड एम्परर औरंगजेब आलमगीर टू ऑफ द मुगल डेंटेसी। तो बहादुर शाह वन जो है ये पाक स्टडी में से आने वाला क्वेश्चन है। आगे दो उर्दू के क्वेश्चन थे, वो टाइप नहीं हो सके, लेकिन वो बहुत एक मुहावरे का क्वेश्चन था, और दूसरा क्वेश्चन था कि मुहावरा अपना कौन सा मीनिंग देता है, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को समझ नहीं आता तो आप लोगों के पास व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी है, व्हाट्सएप के ऊपर भी आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी कोई भी क्वेश्चन दोबारा से पूछ सकते हैं, और उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।